गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट कर लिया था, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज हमने फाइंड आउट कर ली थी। आज हम पढ़ते हैं बेटा प्योर इंडक्टिव सर्किट। आपके पास ऐसा सर्किट होगा जिसके अंदर केवल एक कॉइल कनेक्ट होगी जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L होगा, ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L होगा और उसको आपने एक एसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है और उसके बाद आप उसमें से भाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया तो उसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है वो फाइंड आउट करनी है और फिर करंट वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस देखना है और फिर हमें वही साइनसोइडल ग्राफ, उसका फेजर डायग्राम, ठीक है ना, और इसका एक पावर डायग्राम और बनाएंगे, ठीक है ना, वो कंप्लीट करते हैं। तो मेरे पास एक सर्किट जिसमें केवल एक कॉइल है आपके पास, ठीक है ना, एक कॉइल ले लिया आपने और इस कॉइल का आपने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t से कनेक्ट किया हुआ। इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L है। सेल्फ इंडक्टेंस बोलो या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, एक ही बात है। जैसे हम इस कॉइल को अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करेंगे, इसमें करंट फ्लो करेगी कैपिटल I। करंट कितनी फ्लो करेगी? कैपिटल I। अब आपको क्या करना है? इस I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि जितना वोल्टेज हमने इसके अक्रॉस सप्लाई किया उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए। तो कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो है वो सपोज VL है। कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है? VL प्लस और ये माइनस, इस तरह से लेंगे। तो आपने क्या किया है? सपोज दैट ए कॉइल of self inductance suppose that a coil of self inductance L is connected with a voltage AC voltage source of voltage V equals to Vm sin omega t। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यह हमने अप्लाई किया। अब आपको पता है कि जैसे ही मैं इस वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करूंगा इससे करंट आई फ्लो करेगी और जब किसी कॉइल से लिंक या कॉइल में करंट पास करते हैं अपन, करंट की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो इससे लिंक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा। हमने ऐसे सीखा होगा कि जब इसमें आई करंट फ्लो करेगा तो इससे लिंक फ्लक्स फाई होगा और वो फाई की जो वैल्यू है वो आई के प्रोपोर्शनल होती है। हमने पढ़ा हुआ 9 चैप्टर में, फाई प्रोपोर्शनल टू आई। जो फ्लक्स इससे चेंज होगा या इंक्रीज होगा वो आई पे डिपेंड करेगा। आई की वैल्यू इंक्रीज होगी तो फाई की वैल्यू इंक्रीज होगी, आई की वैल्यू डिक्रीज होगी तो फाई की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो कॉइल से लिंक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू Ln होगा। कॉइल से लिंक फ्लक्स through the coil is phi equals to Li। phi proportional to I, proportional to sin आते तो constant L लेते हैं, सेल्फ इंडक्शन। then induced EMF या जो वोल्टेज ड्रॉप होगा then VL equals to d phi upon dt। VL equals to क्या लिखते हैं अपन? d phi upon dt according to Faraday second law। phi की ये वैल्यू यहां पुट कर लो then VL कितना हो गया? d by dt into Li। L कांस्टेंट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। VL equals to L di over dt। इक्वेशन नंबर 2, ये हमने कॉइल से लिंक या कॉइल के अक्रॉस जो EMF इंड्यूस होगा VL उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जिसको वोल्टेज ड्रॉप भी बोल सकते हैं। ठीक, अब इसमें लूप लगा लो। अब इसमें क्या लगा लो? लूप। अकॉर्डिंग टू लूप लॉ, अकॉर्डिंग टू लूप लॉ क्या होगा कॉन्सेप्ट? माइनस से प्लस, प्लस का भी, प्लस से माइनस, माइनस का भी है, इक्वल्स टू 0। देन V इक्वल्स टू VL।
V की वैल्यू आपके पास ये रही, VL की वैल्यू ये रही, दोनों वैल्यूज यहां पुट करो। V की वैल्यू आपके पास है बेटा Vm sin ओमेगा t और VL की वैल्यू आपके पास है बेटा L di/dt। एक्चुअली मुझे करंट फाइंड आउट करनी है, इस इक्वेशन से मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, करंट। तो मैं इसको सिंपलीफाई करता हूं थोड़ा सा, dt को मैं इस तरफ ले आया, L को अपॉन में लिया है, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई di = Vm/L sin ओमेगा t dt। अब मुझे बहुत सारे इंटीग्रेशन करना होगा क्योंकि मुझे तो केवल i चाहिए ना, तो di का मतलब आप इसका इंटीग्रेशन कर लो, बहुत साइड इंटीग्रेशन कर लिया। इसका इंटीग्रेशन हो गया i, Vm/L कांस्टेंट, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज कांस्टेंट, सेल्फ इंडक्शन ऑफ i कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट है, बाहर आ गया। sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन माइनस cos ओमेगा t अपॉन ओमेगा। sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन माइनस cos ओमेगा t और t का जो मल्टीप्लायर है वो डिवाइड होता है इंटीग्रेशन में। इस ओमेगा को यहां ले लेता हूं, देन i = वैल्यू आ गई Vm/ओमेगा L। ये जो ओमेगा L है इसको बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको XL से डिनोट करेंगे। Vm/R एज ए रेजिस्टेंस बिहेव करेगा ये इंडक्टिव रिएक्टेंस। और माइनस cos ओमेगा t है, इसको अपन साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। cos को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन में। देखो थोड़ा सा सिंपलीफाई कर रहे हैं, मैं इसको लिख रहा हूं i = Vm/ओमेगा L माइनस ऑफ cos ओमेगा t को लिख रहा हूं माइनस ऑफ sin π/2 माइनस ओमेगा t। चेक करो, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये आपका cos ओमेगा t एज इट इज, ये माइनस साइन एज इट इज यहां पे। अब इस माइनस साइन को आप अंदर ले जाओ एंगल में, जब आप इसको अंदर एंगल में लेके जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, बिल्कुल सही है। देन i = Vm/ओमेगा L sin ऑफ ओमेगा t माइनस π/2, और मैं इसको लिखूंगा Vm/ओमेगा L को, सिंस Vm/ओमेगा L = Im, पीक करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। जब ये वैल्यू 1 होगी तो ये मैक्सिमम ऑफ करंट होगी आपकी, तो इसको मैं लिखूंगा i = Im sin ओमेगा t माइनस π/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये आपकी करंट कैलकुलेट हुई जब आपने एक प्योर इंडक्टिव सर्किट से एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स V = Vm sin ओमेगा t कनेक्ट किया था, तो अपने पास करंट की वैल्यू निकल के आई i = Im sin ओमेगा t माइनस π/2। इससे हमें ये कंक्लूजन मिला कि करंट ऑलवेज वोल्टेज से π/2 फेज डिफरेंस लैग करेगी फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट, फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट, या मैं बोलूं वोल्टेज करंट से लीड करेगा π/2 एंगल फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट, ठीक है ना। या तो मैं बोलूं कि वोल्टेज जो है वो करंट से लीड कर रहा है π/2 फेज डिफरेंस, π/2 एंगल, ठीक है, या करंट जो है वो π/2 एंगल लैग कर रही है वोल्टेज से फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट। ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है Vm/ओमेगा L, इस ओमेगा L को XL बोला जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको क्या डिनोट करते हैं अपन, इंडक्टिव रिएक्टेंस। XL = ओमेगा L। ओमेगा आपका होता है 2πf एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो XL आपका लिखा जा सकता है 2πfL, इस तरह से। L यहाँ पे बेस में है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एज ए रेजिस्टेंस बिहेव करता है, एज ए रेजिस्टेंस ही होता है। तो Im का फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा बेटा Im = Vm/XL। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I = V/R लिखते हैं ना, वैसे इसकी यूनिट भी XL की ओम ही होगी। XL की यूनिट क्या होगी, ओम। एज ए रेजिस्टेंस बिहेव करता है, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है बेटा। तो ये हमने थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया इसमें, कि अगर किसी प्योर इंडक्टिव सर्किट को, किसी इंडक्टिव सर्किट या किसी कॉइल को जिसका सेल्फ इंडक्शन L हो, एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स V = Vm sin ओमेगा t से कनेक्ट किया जाता है, उसमें करंट इतनी फ्लो करती है और इस पीक करंट की वैल्यू ये होती है जो हमने फाइंड आउट करी है। और इससे ये कंक्लूजन निकला कि प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में वोल्टेज करंट से π/2 फेज डिफरेंस लीड करता है, या करंट वोल्टेज से π/2 फेज डिफरेंस लैग करती है, ठीक है। अब हम इसके साइनसॉइडल, फेजर डायग्राम
और एक्सएल और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ, ठीक है, और उसके बाद इसका पावर डायग्राम बनाएंगे। ठीक, आसान टॉपिक है। देखो, सबसे पहले हम बनाएंगे साइनसॉइडल डायग्राम। कौन सा डायग्राम? साइनसॉइडल। वोल्टेज और करंट दोनों का साथ में बनाएंगे। आपके पास इक्वेशंस है लिखी हुई। V इक्वल्स टू आपने लिखा हुआ है Vm sin ओमेगा t। x एक्स पे आपको t लेना है टाइम, और y एक्सिस पे v एंड i दोनों का एक साथ बनाएंगे। i आपके पास आई प्योर इंडक्टिव सर्किट वाले केस के लिए करना है। i की वैल्यू थी बेटा Im sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। एक साइकिल के लिए कंप्लीट बना लेते हैं अपन। यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 टाइम है, फिर t बाई 4, t बाई 2, 3t बाई 4 एंड t। ठीक है, t इक्वल्स टू, पहले हम इसके लिए बनाते हैं v इक्वल्स टू m sin ओमेगा। t इक्वल्स टू 0 पे वोल्टेज 0, t बाई 4 पे मैक्सिमम, t बाई 2 पे 0, 3t बाई 4 पे माइनस में मैक्सिमम, और फिर t पे 0। एक साइकिल के लिए कंप्लीट ग्राफ ऐसा बना। ये ग्राफ है v का। ये ग्राफ किसके लिए बना? v के लिए। ठीक है ना। अब देख, नेक्स्ट अपन बनाते हैं i के। t इक्वल्स टू 0 पे i कितना होगा? Im sin माइनस पाई बाई 2। sin माइनस पाई बाई 2 माइनस का 1 मल्टीप्लाई Im माइनस का Im, ग्राफ नीचे से स्टार्ट हो रहा है। और Im की जो वैल्यू थी बेटा वो आपने लिखी थी Im इक्वल्स टू Vm बाई XL। ये फाइंड आउट करिए। तो आप सोच के देखो कि Vm की वैल्यू Im से हमेशा बड़ी होगी, क्योंकि इसमें XL का डिवाइड कर रहे हैं तब जाके Im मिल रहा है। तो इसका मतलब जो पीक वैल्यू थी वोल्टेज वाली वो थी Vm, प्लस में और माइनस में माइनस की Vm। आपका ग्राफ जो है वो Im के लिए अपन चेक करेंगे तो Im की वैल्यू Vm से छोटी होगी, तो नीचे से देखो ऐसे Im और ये माइनस का Im। t इक्वल्स टू 0 टाइम पे ग्राफ यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। t बाई 4 पे ये वैल्यू 0 होगी, फिर t बाई 2 पे प्लस में होगी, इस तरह से देखें। 3t बाई 4 पे 0 होगी। आप ग्राफ खुद बना के चेक कर सकते हो ऐसे। ये ग्राफ आ गया i के लिए। तो ये आपका हो गया साइनसॉइडल डायग्राम। इसको अपन कौन सा डायग्राम बोलेंगे? साइनसॉइडल। पीक वैल्यू जो है वो Vm से Im की छोटी होगी, कम होगी। उसका रीजन बता दिया, क्योंकि Im का फॉर्मूला Vm बाई XL, तो XL की कुछ वैल्यू होगी, डिवाइड करेंगे आंसर छोटा आएगा Vm से। ये आपका हो गया साइनसॉइडल डायग्राम। सेकंड, इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ बनाना है। ग्राफ बिटवीन XL एंड स्मॉल f, XL एंड स्मॉल f के बीच और XL के बीच ग्राफ बनाना है। देखो इजी होता है। x एक्स पे तो आपने फ्रीक्वेंसी ले ली हर्ट्ज में f, और y एक्स पे आपने XL ले लिया ओम रेजिस्टेंस में, और आपने फॉर्मूला पढ़ा XL इक्वल्स टू ओमेगा L। ओमेगा को आप 2 पाई f, ओमेगा को क्या लिखोगे? 2 पाई f इनटू L। L कांस्टेंट होगा कॉइल का, 2 पाई कांस्टेंट, तो XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हुआ? फ्रीक्वेंसी के। प्योर इंडक्टिव सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो डायरेक्टली हमारा जो इनपुट सिग्नल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। तो ग्राफ ऐसा होना चाहिए लीनियर, बिकॉज़ XL इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल f। इस तरह से हमारा ग्राफ बन गया XL और फ्रीक्वेंसी के बीच। तीसरा हमारा है फेजर डायग्राम। तीसरा हम कौन सा डायग्राम बनाते हैं? फेजर डायग्राम। देखो फेजर डायग्राम भी इजी है। प्योर इंडक्टिव सर्किट वाले केस में फेजर डायग्राम देखो बेटा। फेजर डायग्राम
एक्स एक्स पे टी लिया हुआ है, या मैं बोलूं इसको एक्स एक्स, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैंने ओरिजिन से इस डायरेक्शन में v दिखाया ओमेगा टी एंगल पे इसी इंस्टेंट पे। आप खुद सोच के देखो, करंट जो है वो वोल्टेज से π/2 फेज डिफरेंस पीछे थी, लैग कर रही थी, तो π/2 पीछे आपको इस तरह से करंट दिखानी है आई। इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा दिखाना है, इसका मैग्नीट्यूड कम दिखाना है, वो केवल मैग्नीट्यूड Vm और Im के लिए है। तो ये वाला एंगल जो है आपका वो π/2 होगा, वोल्टेज से करंट π/2 फेज डिफरेंस पीछे चलती है। अब आप इसको रोटेट कराओगे ना ओमेगा से, तो दोनों के बीच जो एंगल है वो π/2 ही होगा। ओमेगा से रोटेट करा रहे हैं तो ये एंगल चेंज होगा। जैसे मान लो ये मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाया तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा आई। मान लो आई को फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखा रहे हो तो ये इधर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। π/2 फेज डिफरेंस आगे होगी वोल्टेज करंट से। इस तरह से आपको ग्राफ दिखाना है, ये फेजर डायग्राम होगा। फोर्थ है आपका बेटा पावर डायग्राम, ठीक है ना। पावर डायग्राम थोड़ा सा लेंथी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, उसको ध्यान से समझना। पावर का फॉर्मूला होता है बेटा V into I, वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लिकेशन को पावर बोलते हैं सर्किट। तो जो इंडक्टिव सर्किट होते हैं, प्योर इंडक्टिव सर्किट, उसकी पावर कैलकुलेट करनी हमें तो V into I से कैलकुलेट कर लेते हैं। अगला डायग्राम होगा पावर डायग्राम। ये फोर प्योर इंडक्टिव सर्किट ही पढ़ रहे हैं हम। पावर डायग्राम पूछ लेते हैं एग्जाम में। पावर डायग्राम देखो, पावर का फॉर्मूला बेटा है P इक्वल्स टू V into I। मान लो कि मैंने I को लिखा Im sin ओमेगा t, मैंने इतनी करंट फ्लो कराई सर्किट में, तो बताओ वोल्टेज कितना अप्लाई किया होगा आपने? Vm sin ओमेगा t प्लस π/2। सही लिख दिया मैंने, थोड़ा सा चेंज कर दिया। मान लो करंट ये है तो वोल्टेज करंट से π/2 फेज डिफरेंस आ गया तो प्लस। और अगर अपन फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स का फॉर्मूला आपने लिखा था phi इक्वल्स टू L into I। तो फ्लक्स तो करंट के साथ वेरी करेगा, करंट इंक्रीज करेंगे कॉइल में तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, और फ्लक्स इंक्रीज होगा तो EMF इंड्यूस होगा, ठीक, वो सब हम जानते हैं। अब इन इक्वेशंस के बेसिस पे पावर डायग्राम बनाते हैं, अपन कंप्लीट करते हैं। देखो x एक्सिस पे तो आपने टाइम लिया हुआ t, और y एक्सिस पे देखो पावर के लिए भी ग्राफ है, वोल्टेज के लिए भी है, I के लिए भी और phi के लिए भी, चारों का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने यहां ले लिया टाइम t/4, फिर t/2, फिर 3t/4, फिर t, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां t इक्वल्स टू 0 टाइम है, t इक्वल्स टू 0 टाइम। सबसे पहले अपन ग्राफ बना लेते हैं करंट का। I इक्वल्स टू Im sin ओमेगा t, t इक्वल्स टू 0 से ग्राफ स्टार्ट होगा, t/4 पे मैक्सिमम, t/2 पे फिर 0, 3t/4 पे माइनस का मैक्सिमम, t पे फिर से 0। ग्राफ में कोई समस्या नहीं है, बार-बार बनाना है हमेशा। आपका फेज डिफरेंस जो है वो 0, इनिशियल फेज 0 है, ओमेगा t वाले केस में ग्राफ यही बनता है। अब आप phi के लिए बनाओ, फ्लक्स के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स L मल्टीपल है इससे, तो आपका जो पीक वैल्यू है वो L मल्टीपल हो जाएगी। मतलब जो ग्राफ है दोनों के बीच फेज डिफरेंस 0, ये वाला ग्राफ ऐसे ही बनेगा इसके साथ। ये फ्लक्स के लिए हो गया ग्राफ। किसके लिए हो गया बेटा? फ्लक्स के लिए। अब तीसरा वोल्टेज के लिए, इसकी पीक वैल्यू क्या है? Im, ठीक है। फ्लक्स की LIm, जरूरत नहीं उसको दिखाना। मैं पूछूं वोल्टेज के लिए बताओ, π/2 फेज डिफरेंस आ गया, मतलब ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हो गया और उसकी पीक वैल्यू Im से ज्यादा है तो Vm यहां लेना होगा। Vm का ग्राफ आपको यहां, वोल्टेज वाला ग्राफ यहां से t/4 पे 0, फिर आपका t/2 पे माइनस में मैक्सिमम, 3t/4 पे फिर से 0 और t पे फिर आपका फिर से मैक्सिमम। ये ग्राफ हो गया आपका V के लिए। और अब ध्यान से देखो, पहला इंटरवल 0 to t/4 के लिए पावर डायग्राम देखते हैं अपन। 0 to t/4 के लिए पावर डायग्राम, P जो है V और I का मल्टीपल होता है। ध्यान से देख, 0 से t/4 में पहले मेरी करंट इंक्रीज कर रही है, करंट इंक्रीज कर रही है तो फ्लक्स भी इंक्रीज कर रहा है। कॉइल से लिंक फ्लक्स इंक्रीज करता है तो क्या होगा? कॉइल जो है वो मैग्नेटाइज होती है। कॉइल क्या होगी बेटा? मैग्नेटाइज होगी।
और इस केस में ध्यान से देखो 0 से t/4 में V और I दोनों पॉजिटिव है तो पावर क्या होगी पॉजिटिव। एनर्जी जो है कॉइल से वो एब्जॉर्ब होगी इस कंडीशन में। एनर्जी क्या होगी एब्जॉर्ब। ये पावर के लिए बना 0 से t/4। नेक्स्ट t/4 से t/2 में ध्यान से देख बेटा। t/4 से t/2 में आपकी करंट डिक्रीज कर रही है। करंट क्या कर रही है डिक्रीज करती है। जब करंट डिक्रीज करती है तो आपकी जो कॉइल है वो डीमैग्नेटाइज होगी। कॉइल क्या होगी डीमैग्नेटाइज होगी। इस वाली कंडीशन में करंट तो पॉजिटिव है बट वोल्टेज नेगेटिव है तो V और I का मल्टीपल माइनस होगा तो जो पावर है वो नेगेटिव होगी। पावर नेगेटिव होती है तो एनर्जी एमिट होती है। एनर्जी क्या होगी एमिट होगी कॉइल से। उसके बाद देखो नेक्स्ट साइकिल में फिर आपकी करंट माइनस में इंक्रीज कर रही है। करंट जो है वो माइनस में इंक्रीज कर रही है और वोल्टेज भी आपका नेगेटिव है। माइनस माइनस पॉजिटिव। इस केस में फिर से पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी और पावर पॉजिटिव होगी तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। फिर नेक्स्ट साइकिल में करंट जो है वो माइनस मैक्सिमम से वापस 0 की तरफ जा रही है तो यहाँ पे करंट नेगेटिव वोल्टेज पॉजिटिव पावर हमेशा नेगेटिव एनर्जी एमिट होगी। इस तरह से एक साइकिल के लिए हमने पावर डायग्राम कंप्लीट कर लिया। ये आपका पावर के लिए ये जो ग्राफ है वो किसके लिए है पावर के लिए। इस तरह से हमें ये पावर डायग्राम कंप्लीट करना होता है। बहुत आसान होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट। उसके बाद आरएल सर्किट आरसी सर्किट आरएलसी सर्किट कंप्लीट करते हैं। ठीक है बेटा थैंक यू।